नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। यह भारत की वो सैन्य प्रतिक्रिया थी जो 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस पूरे ऑपरेशन को, मतलब इसकी रणनीति, इसके नतीजे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये अपने आप में काफी अहम ऑपरेशन था, है ना? सुना है ये भारत का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशन था। सही कहा, मतलब बिना जमीनी फौज के सीधे टकराव के इसमें मिसाइलों और ड्रोनों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, शायद पहली बार इतने बड़े स्केल पर। तो इसकी शुरुआत हुई पहलगाम से। हाँ, पहलगाम में जो हुआ, जहां 26 नागरिकों की जान गई, ज्यादातर हिंदू पुरुष पर्यटक थे वो। भारत ने इसके लिए सीधे सीधे पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों को जिम्मेदार ठहराया। और इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर का फैसला लिया गया। नाम भी काफी, मतलब सिंदूर। हाँ, ये कोड नेम दिलचस्प है, सिंदूर, जो विवाहित हिंदू महिलाएं लगाती हैं। तो शायद इसे विधवाओं के प्रतिशोध या उस तरह के किसी नैरेटिव से जोड़ने की एक कोशिश थी, एक प्रतीकात्मक नाम। अच्छा, तो ये ऑपरेशन कितना बड़ा था? कब और कैसे हुआ ये सब? ये शुरू हुआ 7 मई 2025 को, मतलब 6 और 7 मई की दरमियानी रात। पहले फेज में पाकिस्तान के अंदर 4 आतंकी ठिकाने और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, मतलब पीओके में 5 ठिकाने, कुल 9 टारगेट थे शुरू में। और इनमें भावलपुर, मुरीद के जैसे नाम भी थे। ये तो काफी अंदर तक थे पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, ये ठिकाने काफी अंदर थे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और क्या हुआ? 10 मई को ऑपरेशन का दायरा और बढ़ाया गया। इस बार 11 पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया गया। उनके रनवे, हैंगर, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। 11 एयरबेस, ये तो काफी बड़ा एस्केलेशन लगता है। हाँ, ये ऑपरेशन कुल मिलाकर करीब 88 घंटे चला और फिर 10 मई की शाम 5 बजे के आसपास डीजीएमओ हॉटलाइन पर बातचीत हुई और युद्ध विराम हुआ। 88 घंटे लगातार। इसमें किस तरह के हथियार इस्तेमाल हुए होंगे इतनी सटीकता के लिए? इसमें देखिए कई हाईटेक हथियार थे। मिसाइलों में स्काल्प थी, ब्रह्मोस थी। ब्रह्मोस भी? वो तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाँ वही, और एएसएम हैमर जैसे प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब्स भी थे। फिर अडानी डिफेंस के स्काई स्ट्राइकर कामिकेज ड्रोन। कामिकेज ड्रोन मतलब वो ड्रोन जो सीधे लक्ष्य से टकराकर खुद ही फट जाते हैं, बहुत सटीक निशाना लगाते हैं। जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई का खतरा रहा होगा। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? बिल्कुल, अपना डिफेंस भी मजबूत रखा गया था। आकाश एसएएम मिसाइल सिस्टम, पिचोरा और खासतौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे। ये पूरा ऑपरेशन असल में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का एक मिला जुला कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। तो भारत का आधिकारिक स्टैंड क्या था इस पर? इसे कैसे पेश किया गया? ऑफिशियली तो इसे सुनियोजित, संतुलित और गैर बढ़ावा देने वाला कहा गया, और ये भी कहा कि निशाना सिर्फ आतंकी कैंप थे, पाकिस्तानी सेना नहीं। लेकिन क्या ये भारत के पुरानी पॉलिसी से अलग था? कोई नई रणनीति दिख रही थी इसमें? हाँ, पर्दे के पीछे ये भारत की रणनीति में एक बड़े शिफ्ट का संकेत दे रहा था। एक नया सिद्धांत उभरता हुआ दिखा। कैसा सिद्धांत? क्या खास बातें थी उसमें? 3 मुख्य बातें। पहली, कि अब से कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई निश्चित होगी और हमले के अनुपात में होगी। दूसरी, पाकिस्तान की परमाणु धमकी भारत को ऐसी कार्रवाई करने से रोक नहीं पाएगी। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट तो काफी अहम है। हाँ, और तीसरा कि अगर कोई देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है तो उसे उस देश का हमला ही माना जाएगा। इसे कई एक्सपर्ट्स ने साउथ एशिया का पहला नॉन कॉन्टैक्ट वॉर कहा, मतलब बिना जमीनी जंग के तकनीक के दम पर लड़ी गई लड़ाई, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे। और ये सब मुमकिन हुआ उन्हीं एडवांस्ड हथियारों से जिनकी हम बात कर रहे थे, स्कैल्प, ब्रह्मोस, ड्रोन्स। बिल्कुल। तो इसके नतीजे क्या रहे जमीन पर? हताहतों के बारे में क्या जानकारी है? भारत ने दावा किया कि करीब 100 आतंकी मारे गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि नागरिक ठिकानों पर हमले हुए और नागरिक मारे गए। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 31 नागरिक हताहत हुए थे। और पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने भी भारतीय ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। LOC पर भी भारी गोलाबारी हुई। लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम कामयाब रहा। ये S-400 और आकाश? रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि इन सिस्टम्स ने ज्यादातर पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नाकाम कर दिया।
फिर जैसा मैंने कहा डीजीएमओ हॉटलाइन और शायद कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी, यूएस का भी कुछ रोल बताया जाता है। उसके बाद सीज फायर हुआ। बाद में राजनीतिक तौर पे भी इसे सफल बताया गया। हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया कि सारे उद्देश्य हासिल कर लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वदेशी हथियारों की तारीफ की और उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि निशाना आतंकी ठिकाने थे, आम नागरिक नहीं। तो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का निचोड़ क्या है? इसका क्या महत्व है? सबसे बड़ी बात है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का प्रदर्शन। भारत ने पहली बार दिखाया कि वो पाकिस्तान के अंदर इतने गहरे जाके इतने सटीक और नियंत्रित तरीके से हमले कर सकता है और करने को तैयार है। और भारत के अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी ये अहम रहा होगा। हाँ, बहुत अहम। आकाश, ब्रह्मोस, स्काई स्ट्राइकर जैसे स्वदेशी या जॉइंट वेंचर वाले हथियार इसमें कामयाब रहे, तो ये आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से भी एक मील का पत्थर था। और भारत की सैन्य सोच में बदलाव का भी ये प्रतीक है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारत की प्रतिक्रिया अब सिर्फ सांकेतिक या सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी सीमित नहीं, बल्कि ज्यादा दंडात्मक हो सकती है। हालांकि इसके जियोपॉलिटिकल असर भी हुए। पाकिस्तान चीन के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ गई ऐसा कहा जाता है, और दुनिया भर में थोड़ी चिंता भी हुई कि कहीं तनाव ज्यादा ना बढ़ जाए। तो संक्षेप में ऑपरेशन सिंदूर, जो 7 से 10 मई 2025 तक चला, एक हाई प्रिसीजन इंटेलिजेंस बेस्ड ट्राई सर्विस ऑपरेशन था। इसने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और ये भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल सही कहा। मुख्य बात यह है कि ये एक रणनीतिक नॉन न्यूक्लियर जवाबी कार्रवाई थी। इसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल दिखा और एक डिटरेंस मतलब एक निवारक संदेश देने की कोशिश की गई। पर हाँ, इसमें तनाव बढ़ने का खतरा और दोनों तरफ से अपने अपने नैरेटिव गढ़ने की लड़ाई भी शामिल थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, भविष्य में इस तरह के नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध कैसे होंगे? क्या ये सच में तनाव घटाने में मदद करते हैं, या फिर ये अनजाने में किसी नए अप्रत्याशित किस्म के संघर्ष का दरवाजा खोल देते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।